हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। अब से हम लोग जनरल स्टडीज़ पे एक एक टॉपिक रोज़ किया करेंगे। रोज़ नहीं रहेगा तो ऑल्टरनेट डे पे तो रहेगा ही रहेगा। ये आप लोगों को यूपी पीसीएस में हेल्प करेगा, यूपी पीसीएस आरओ आरओ के लिए भी हेल्प करेगा, और जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहला टॉपिक प्रेसिडेंट पे करेंगे, और यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिएगा, हेल्प करेगा आपको, फिर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश की जो राजनीतिक प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। जो गवर्नमेंट का टाइप है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक सबसे बड़ा प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो हमारे भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट का जिक्र है आर्टिकल 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में लिखा हुआ है। और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है, संवैधानिक मुखिया बोला जाता है। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य मत समझना, यहाँ पे स्टेट का मतलब नेशन से है। ये नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशन पे रूल नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हेड लिखा है, इस हेड का क्या मतलब हुआ, इन दोनों बातों को आप एक साथ पढ़ोगे तो इस हेड का मतलब है कि ये जो मुखिया हैं वो नाम मात्र के मुखिया हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। वास्तविक मुखिया जो हैं वो पीएम होते हैं। शक्तियों का जो निर्वहन करते हैं वो पीएम साहब करते हैं। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का एक भाग होता है। संघ की कार्यपालिका का संविधान में जिक्र कहाँ पे, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78, पार्ट 5 हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, यूनियन। और इनमें से जो 52 से 62 तक हैं, ये सारे आर्टिकल पूरे के पूरे प्रेसिडेंट साहब के लिए डेडिकेटेड हैं। क्लियर है? जिसमें 52 आपने जान लिया कि 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में हम लोग अभी आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड्स में। ये अभी इंट्रोडक्शन है, इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और संघ की कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं वो प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है प्रेसिडेंट को। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट साहब के लिए फर्स्ट सिटीजन का दर्जा दिया गया है, ये अपने आप में बहुत गहरा शब्द है। यह राष्ट्र की यूनिटी का सिंबल है। ये राष्ट्र की इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये राष्ट्र की सॉलिडारिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर हम लोग पढ़ते रहते हैं। आर्म फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो प्रेसिडेंट हैं, वो आर्टिकल 53 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। और ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आपने देख ही लिया, नाम मात्र के जो कार्यकारी हैं वो प्रेसिडेंट साहब हैं। अब यहाँ पर देखते हैं संवैधानिक स्थिति क्या है राष्ट्रपति साहब की। नॉमिनल हेड आपने सीखा, आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1, इसमें संघ की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। ये 53 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 53 सब क्लॉज 2 में यहाँ पे सुप्रीम कमांडर हैं ये। ठीक है, आर्टिकल 74 में इनके असिस्टेंस के लिए, प्रेसिडेंट की सहायता के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद की व्यवस्था है। 74 याद रखना। और ये जो एडवाइस है, ये एडवाइस मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। इसी चीज़ से तो राष्ट्रपति साहब के पंख कतर दिए गए हैं ना। और ये कतरे किससे गए थे, ये अमेंडमेंट किया गया था 42 से। ये अमेंडमेंट हुआ था 44वां 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 का। इसमें इस एडवाइस को बाउंडेड बना दिया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी यहाँ पे एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट साहब को, उस एडवाइस को मानना बाध्यकारी है। और यहाँ पे 44 से क्या शक्तियाँ कम कर दी गई प्रेसिडेंट साहब की 1978 में जो हुआ था। यहाँ पे किसी भी मैटर को या फिर किसी भी बिल को राष्ट्रपति एक ही बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकते हैं, यानी पुनर्विचार के लिए एक ही बार भेज सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे इलेक्शन देखिए। इलेक्शन जानते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 54 में ये जिक्र है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछता रहता है पीसीएस, है ना। इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो निर्वाचित सदस्य हैं, सारे निर्वाचित हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्टेड लिखा हुआ है। ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये वोटर्स हैं प्रेसिडेंट के। यूटीज़ में भी इलेक्टेड होना चाहिए, लेकिन सभी यूटीज़ नहीं, दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये वोटर्स हो गए। वोट कौन नहीं करता है, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नामित सदस्य होते हैं, ये वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नॉमिनेटेड यानी लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में हम लोग 12 सदस्य पढ़ते रहते हैं, ये वोटर्स नहीं होते हैं। और राज्य विधानमंडल में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर है। और जितने भी डिस्प्यूट रहेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित, जितने भी डिस्प्यूट रहेंगे उनको सेटल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है। इतना समझ में आया। अब चलिए देखते हैं इनका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट क्यों होता है, डायरेक्ट क्यों नहीं होता है। पहला कारण तो यह है कि जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
और पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट साहब को नॉमिनल हेड ही बोला जाता है। जो हमारे संविधान निर्माता भी थे वो भी नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट साहब का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट हो। अगर डायरेक्ट हो जाता तो यहाँ पे टू राइवल पावर, यहाँ पे दो राइवल पावर का यहाँ पे जन्म हो जाता, क्योंकि एक का तो इलेक्शन हो रहा है ना। और नॉमिनल हेड के वजह से प्रत्यक्ष रूप से प्रेसिडेंट साहब जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। जनता के प्रति जिम्मेदार कौन है? लोकसभा है। और लोकसभा के प्रति कौन जिम्मेदार है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखिया कौन है? पीएम साहब हैं। तो अल्टीमेटली पीएम साहब जनता के प्रति जिम्मेदार हुए कि नहीं हुए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के माध्यम से जनता के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये सब कारण है यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के। और आगे क्या है, यहाँ पे शपथ देख लेते हैं। शपथ का विवरण कहाँ पे? आर्टिकल 60 में। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये शपथ दिला देते हैं। ठीक है, चलिए कार्यकाल देखते हैं, टर्म देखते हैं। 5 साल का इनका टर्म होता है। ऑफिस को ये जिस दिन से होल्ड करते हैं उसी दिन से इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। और प्रेसिडेंट साहब का ऑफिस कभी खाली नहीं होना चाहिए। भले ही वर्तमान प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म हो गया हो, 5 साल पूरे हो चुके हों, लेकिन वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे। कब तक नहीं छोड़ेंगे? जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता हो, नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो गया हो। ठीक है, तो फिर ऑफिस खाली होगा ही नहीं कभी। और यहाँ पे एक और प्रोविज़न है कि नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। यानी जो पुराने प्रेसिडेंट साहब हैं उनका कार्यकाल ख़त्म भी हो गया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट का ऑफिस? 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, इलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, इस्तीफ़ा ये किसको करते हैं? इस्तीफ़ा किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट साहब को। और भारत में ये प्रोविज़न है कि आप कितने भी बार इलेक्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट पद के लिए, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में मैक्सिमम 2 बार ही आप होल्ड कर सकते हो ऑफिस। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे थोड़ा महाभियोग देख लेते हैं, इम्पीचमेंट देख लेते हैं। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है। ग्राउंड क्या होता है? एक ही आधार है और वो ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई आधार नहीं है, ओनली लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब को डिफेंड करने का भी अधिकार दिया गया है महाभियोग से। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपने विधानसभा में एमएलए देखा था इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इम्पीचमेंट में ये भाग नहीं लेंगे। क्लियर है? और आपने देखा था कि लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर थे और राज्यसभा के जो नामित सदस्य थे, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन महाभियोग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो विधायक हैं ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, महाभियोग में नहीं करते हैं। और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, महाभियोग में करते हैं। हो जाएगा? ये जो इम्पीचमेंट मोशन जो होता है, संकल्प होता है, ये किसी भी हाउस के द्वारा, किसी भी सदन के द्वारा पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस सदन ने भी इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को, संकल्प को इनिशिएट किया यानी शुरुआत की, उसी सदन के कम से कम 1/4 सदस्य, ये फैक्ट याद रखना, ठीक है, पूछता रहता है। उसी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा साइन होना चाहिए इस संकल्प को, तब तो आगे बात बनेगी। और 14 दिन का नोटिस भी दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब को कि भैया आपके गले पे ना तलवार लटक रही है अब। ठीक है, तो ये तो 1/4 सदस्यों की बात होगी जिनका मन है कि भाई अब प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, इन्होंने वायलेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो इतने लोग साइन कर देंगे संकल्प पे और बात आगे बढ़ जाएगी। अब आगे बात क्या बढ़ेगी देखिए। जिस भी सदन ने इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को इनिशिएट किया था, उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों का बहुमत भी चाहिए, तब उसको पास माना जाएगा। ठीक है, पास माना जाएगा। जब ये एक सदन से पास हो जाएगा तब ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्लियर है? यहाँ पे भी यही चीज़ चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। अगर ये भी हो जाता है और जब ये दूसरे सदन के द्वारा हो जाता है तब बोला जाता है प्रेसिडेंट साहब का इम्पीचमेंट हो गया है। क्लियर है? ये बातें इतनी प्रेसिडेंट साहब की थी। इनकी शक्तियों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।